वेलकम बैक टू योर चैनल। दोस्तों अभी मैंने ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, पर कुछ मेरे लैपटॉप में मुझसे शायद ये F4 पे माइक्रोफोन का ये बटन था, वो गलती से दबा रह गया, जिसकी वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और मैंने वन टाइम में ही रिकॉर्डिंग करी थी, तो मैंने सुना नहीं था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए मैं फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ और कुछ भी कंटेंट जो मैंने बनाया था, जैसे एक्सप्लेनेशन रखी थी, वैसी की वैसी ही आपको मैं दे पाऊँ। कोशिश मेरी यही रहेगी। आइए हम बात करते हैं चैप्टर 8 IC11 के क्लेम्स के बारे में। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ क्लेम के बारे में, क्लेम्स के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, और क्लेम मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, क्लेम्स मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्लेम्स जब आते हैं, अराइज होते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो उससे रिलेटेड इश्यूज और प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो देखिए हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। हम इसमें पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ क्लेम के बारे में, क्लेम प्रोसेस के बारे में, क्लेम मैनेजमेंट क्या होता है और क्लेम्स रिलेटेड क्या इश्यूज आते हैं और क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो बेसिकली क्लेम क्या है? कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो होती है ना, वो दो चीज़ों पे चलती है। वो एक है हमारा प्रीमियम और एक होता है क्लेम। ठीक है, अगर प्रीमियम आ रहा है मतलब प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी के पास आता है, और जाता क्या है? क्लेम्स जाता है। अब क्लेम जो जाता है वो जाता कैसे है? क्लेम बेसिकली एक नोटिफिकेशन है जो कि इंश्योरेंस कंपनी के पास जाती है कि मुझे पेमेंट की जाए एक सर्टेन अमाउंट की, क्योंकि मेरा एक स्पेसिफाइड इवेंट जो कि पॉलिसी के टर्म्स में कवर था वो अकर हो चुका है। ठीक है, तो क्लेम बेसिकली क्या हुआ? हमारा एक ऐसा नोटिफिकेशन है जो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, और वो उस क्लेम में, उस नोटिफिकेशन में क्या करता है? वो पेमेंट रिक्वेस्ट करता है। तो महज महज एक इस नोटिफिकेशन के आधार पे क्या एक इंश्योर्ड को क्लेम मिल जाता है? ये हम इसमें पढ़ेंगे। भाई सिर्फ मैंने बता दिया कि मेरा नुकसान हुआ है, क्या मुझे क्लेम मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्लेम मिलने के लिए कुछ ज़रूरी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें, कंडीशंस को पूरा करना चाहिए, तभी एक इंश्योर्ड को क्लेम मिलेगा। तो इसमें सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? देखिए, क्लेम की कंडीशंस में सबसे ज़रूरी क्या है कि इंश्योर्ड को क्या करना है। तो उसको इंश्योर्ड को क्या करना है? इंश्योरर को इमीडिएटली नोटिस में लाना है कि मेरा नुकसान हुआ। ठीक है, इमीडिएटली लाना है। अगर पॉलिसी कह रही है कि इमीडिएटली लाना है तो इमीडिएटली ही लाना है, विदाउट एनी टाइम लैग। अगर आपका नुकसान आज हुआ, देखिए सर्टेन केसेस हैं जिसमें आपका नुकसान होता है, तो आपको अगर इंश्योरर को 10 दिन बाद बताएंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं सर्वे करने के लिए। जैसे सपोज आप कैटल इंश्योरेंस करते हैं, तो कैटल में क्या है कि अगर आपकी कैटल की डेथ हो जाती है और आप इंश्योरर को 4 दिन बाद बताएंगे, तो उसको क्या मिलेगा? हड्डियां देखने थोड़ी ना आएगा वो, क्यों मरा, कैसे मरा, ये सारी चीजें इस्टेब्लिश करने के लिए आप एक वेटनरी डॉक्टर की रिपोर्ट लगेगी, इंश्योरर अपने सर्वेयर को भेजेगा, ये सारी चीजें होंगी। तो उन केसेस में आपको क्या करना होगा? इंश्योरर को इमीडिएटली बताना होगा। कुछ केसेस में जहां इंश्योरर को आप तुरंत नहीं बता पा रहे हैं, तो एक टाइम लैग के साथ बता दीजिए। तो नोटिस कीजिए इंश्योरर को विद इन अ टाइम पीरियड, 7 डेज, 5 डेज, 10 डेज, है ना? ऐसे आप कर सकते हैं। थर्ड आपकी जो प्री कंडीशन होती है वो होती है कि आप एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दीजिए इंश्योरर को कि भाई मेरा ये XYZ इंफॉर्मेशन है, इस वजह से लॉसेस हुए, क्या हुआ, सारी आप उसमें कहानी बताइए, है ना? थर्ड आपका इंश्योर्ड का ये काम है। उसके बाद पोजेशन टू द इंश्योर्ड। देखिए प्रॉपर्टी क्लेम्स में क्या होता है, इंश्योरर को आप अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन देते हैं। पोजेशन देने का मतलब ये है कि आप उसको राइट दे रहे हैं कि आप वो वहां आके इन्वेस्टिगेट करे, ठीक है, पोजेशन ले, ठीक है, बिल्डिंग का या प्रॉपर्टी का पोजेशन ले, और मतलब सिर्फ क्लेम के लिए ये चीज होगी, है ना, कि क्लेम का इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए कि कितना क्लेम बन सकता है, क्या बन सकता है, नॉट कि वो उस प्रॉपर्टी का कोई और यूज करे। ठीक है, आपके बाकी राइट्स मतलब सेफ गार्ड रहते हैं उसमें। अगला है कि नो एडमिशन ऑफ लाइबिलिटी। देखिए लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी क्लेम्स में क्या होता है, लाइबिलिटी स्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही टीडियस जॉब है, बहुत ही एक टेक्निकल चीज है। इसीलिए लाइबिलिटी क्लेम्स देखिए ज्यादातर क्या होता है, कोर्ट स्टैब्लिश करती है। कई बार अवार्ड जो है सालों लग जाते हैं लीगल लाइबिलिटी को स्टैब्लिश करने में। तो आपको कोई भी अगर कोई जहाँ पे क्लेम इन्वॉल्व हो रहा है, जहाँ थर्ड पार्टी सू कर रही है इंश्योर्ड को, तो ये कंडीशन है कि भाई इंश्योर्ड को कोई भी एडमिशन लाइबिलिटी का नहीं लेना है, और एक कोई भी मतलब लेना नहीं है डैमेजेस के लिए, है ना, इंश्योरर के साथ डायरेक्टली नहीं करना है, मतलब, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्लेम प्रोसेस की। देखिए ये कंडीशंस आप फुलफिल करेंगे और क्लेम बताएंगे कि मेरा ये क्लेम आया है, तो ये कंडीशंस के साथ ही आपको बताना पड़ेगा जो भी इसमें लागू हो। प्रॉपर्टी में ये लागू होगा, ठीक है, थर्ड पार्टी में ये लागू होगा, और विद इन अ पीरियड वाले में ये लागू होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई क्लेम का प्रोसेस क्या होता है। देखिए क्लेम का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। मैं बाकी चीज़ें तो आप किताब से ज़रूर पढ़िएगा, मैं इसको सिर्फ एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्लेम का प्रोसेस में सबसे पहले कंटिजेंसी अकर होती है, कोई भी आपदा आई, ठीक है, अकर हुई, फिर इनिशियली आपने इंटीमेट किया उस क्लेम को। इनिशियली इंटीमेट किया, कैसे इंटीमेट कर सकते हैं, आपके पास पूरी कंडीशन मैंने बताई थी। अगर इमीडिएटली करना है तो इमीडिएटली करिए, विद इन अ टाइम पीरियड करना है तो विद इन अ टाइम पीरियड कीजिए, मगर आपको इनिशियली इंटीमेट करना है क्लेम के बारे में। फिर फॉरवर्ड करना है फर्दर डिटेल्स को भाई, बाकी डिटेल्स अगर इनिशियली आपने बता दिया। अब क्या करते हैं जनरली हेल्थ इंश्योरेंस में, हम क्या करते हैं, हम बता देते हैं कि भाई हम एडमिट होने जा रहे हैं। उसके बाद आप इनिशियली आपने इंटीमेट कर दिया कि मैं होने जा रहा हूँ, फिर आप आगे इंटीमेट करते रहते हैं फर्दर डिटेल की भी मेरा ये सर्जरी है, मेरा ये है, वो है, बाकी चीजें आप आगे फर्दर डिटेल्स आप कर सकते हो, ठीक है। फिर क्लेम रिजर्व। अब क्या होता है जनरल इंश्योरेंस में क्लेम रिजर्व की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। क्लेम रिजर्व की इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाती है कि कई बार क्या है, लीगल क्लेम्स जो होते हैं ना, वो उनकी हमें वैल्यू पता नहीं होती। दूसरी चीज, अगर आपने क्लेम रिजर्व नहीं बनाया, अब आप बोलेंगे जैसे मान लीजिए गाड़ी है, ठीक है, आपकी कार है आपके पास, और आपकी कार कहीं जाके भिड़ जाती है। अब जब इंश्योरेंस कंपनी के पास आप जा रहे हो तो आपको क्या हैंड टू हैंड आप गए कार लेके, आपको तुरंत तो पैसा देती नहीं है, वो तुरंत पैसा देती नहीं है, एक टाइम लैग होता है। बट उस टाइम लैग में वो क्या करती है, उस टाइम लैग में वो इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है। फिर वो सारी चीजें मतलब एनालाइज करती है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या वो कवर्ड था, नहीं था पॉलिसी में, हम आपको पैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये सारी चीजें वो देखता है। मगर उसे एक क्लेम रिजर्व बनाना होता है। क्लेम रिजर्व क्यों बनाना होता है, क्योंकि एक एक्सीडेंट तो हो नहीं रहा, अगर वो कंपनी है तो दिन भर में 100 उसके पास क्लेम इंटीमेशन आ रहे हैं, तो टोटल लाइबिलिटी जो है वो किसी भी टाइम पे कंपनी को पता होनी चाहिए फॉर रिपोर्टिंग पर्पस कि हाँ ये लाइबिलिटी बन सकती है, जिससे कि वो अपने खर्चे उस हिसाब से करे, ठीक है, आपका रिजर्व्स मेंटेन रखे कहीं, और अगर उसे एक्सपेंशन प्लान है तो उसको भी मतलब ड्रॉप कर सके, या मतलब उसको डीले कर सके। तो ये सारी चीजों के लिए आपको क्लेम रिजर्व बताना होता है। इसकी एक गणना होती है कि हाँ क्लोज टू, मान लीजिए कि 10 लाख का गाड़ी थी, तो मतलब मेरी कहीं जाके भिड़ गई, भिड़ने के बाद क्या है कि मैं ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि 2 लाख 2.5 लाख का मेरा खर्चा आना चाहिए। तो 2-2.5 लाख का है तो उसमें मान लीजिए 20-30% का ऊंच नीच हो सकती है। बट ये नहीं है कि 5 लाख का खर्चा है मैं 1 लाख बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्लेम रिजर्व्स की इंपॉर्टेंस रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लेम रिजर्व को बनाना। फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। इसके बाद आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को भेजा जाता है। इन्वेस्टिगेशन से आप क्या समझते हैं, देखिए इन्वेस्टिगेशन से क्या होता है कि कुछ लोग जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो हमारे वैल्यूअर्स हैं, इन्वेस्टिगेटर्स हैं और कंसल्टेंट्स हैं। तो इन स्पेशलिस्ट की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और जैसे वैल्यूअर्स हैं वो बताते हैं कि भाई इनका कार्स का क्या है वैल्यू होनी चाहिए, या वर्क्स ऑफ आर्ट की क्या वैल्यू होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटर बताते हैं भाई हाई वैल्यूड व्हीकल्स की क्या मतलब, जो ट्रेसिंग करने के लिए कि जो चोरी हो गई उनकी क्या वैल्यू थी, ठीक है। कंसल्टेंट्स में क्या है, इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स चेक करते हैं कि भाई जो वर्क मेथड्स हैं वो हमारे एक्यूरेटली लगाए गए कि नहीं लगाए गए। अगर नहीं लगाए गए और कोई आपदा आ जाती है तो फिर नहीं दिया जाएगा। हाँ आपने सारी चीज़ें प्रॉपर की और फिर भी आपदा आई और नुकसान हुआ तो क्लेम दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें स्टैब्लिश की जाती हैं। उसके बाद क्या है कि ये सारी जब चीज़ें स्टैब्लिश की जाती हैं, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट कि ऑफर किया जाता है और नेगोशिएट किया जाता है, या फिर डिक्लिनेचर किया जाता है, मतलब डिक्लाइन किया जाता है उस क्लेम को। तो अगर हम ऑफर कर रहे हैं तो ऑफर हम मतलब उसको देते हैं, इंश्योर्ड को हम ऑफर करते हैं कि आपने 5 लाख का क्लेम मांगा था, अब इसमें हमारा जो क्लेम बन रहा है आपकी पॉलिसी कंडीशन के हिसाब से 3.5 लाख है, दिस इज पेबल, आपको दिया जाएगा, एक लेटर दिया जाएगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर आपका क्लेम मिल जाएगा। वरना अगर आप कोई ऐसी चीज मतलब दारू मतलब शराब पी के आप गाड़ी चला रहे थे और कुछ और टेक्निकल फॉल्ट था जिस जो कवर्ड नहीं है, तो आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि फाइनल सेटलमेंट। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है मैं एग्रीड हूँ, तो क्या होगा कि आपको वो पैसे दे दिए जाएंगे, और आपसे पुराने समय में तो एक वाउचर होता था, डिस्चार्ज वाउचर, वो भरवाया जाता था। उसमें आपका पूछा जाता था, एक फीडबैक फॉर्म होता था, वो पूछा जाता था कि भाई आप आर यू हैप्पी विद दिस सर्विस और नॉट, है ना। तो अब आपका फाइनल सेटलमेंट होता है। बेसिकली हमारा फाइनल सेटलमेंट कई तरीके से होता है। जो अभी जो प्रॉपर मेथड चल रहा है वो हमारा चल रहा है चेक मेथड है, या फिर आरटीजीएस एनएफटी किया जाता है अगर आपको अमाउंट में चाहिए, ठीक है, सेटलमेंट। और अगर अमाउंट में नहीं चाहिए
तो 4 तरीके से हमारा फाइनल सेटलमेंट होता है, रीइंस्टेटमेंट, रीबिल्डिंग, रेस्टोरेशन और रिपेयर। तो रीइंस्टेट मतलब पहले जैसी स्थिति में लेके आ जाएगा, रीबिल्डिंग अगर कुछ बनाने की स्थिति है उसमें, अगर कुछ हमें उसको रीबिल्ड करना है तो हम उसको रीबिल्ड कर लेंगे। रेस्टोर करना, किसी चीज को रिस्टोर करने का मतलब ये होता है कि हम, वो खराब हो रही थी, हमने उसको वापस से उस चीज में ले आए, लेकिन हमने उसमें क्या नाम है, ज्यादा खर्चा नहीं किया, बट हमने उसको, रेस्टोरेंट मतलब हमने उसका क्या किया कि भाई मरम्मत करा दी हमने उसका, मतलब है ना, मरम्मत करा दी, रिस्टोर करा दिया। और फोर्थ होता है रिपेयर, ऐसी कोई चीज जिसको रिपेयरमेंट की नीड है, हमने उसको रिपेयर कर दिया, ठीक है, बनवा लिया। कोई पार्ट खराब था तो हमने उसको रिपेयर करा लिया, और वो चीजें हमारी काम कर गई। तो ये हमारा फाइनल सेटलमेंट इस तरह से होता है। जैसे ही फाइनल सेटलमेंट हो जाता है, हमें अपने क्लेम को क्या करना पड़ता है, क्लोज करना होता है। आईआरडीए क्या कहता है कि कोई क्लेम, मतलब ओपन क्लेम नहीं रहना चाहिए, है ना। इरडा क्या कहता है कि ओपन क्लेम नहीं होना चाहिए, आपका सेटल्ड होने चाहिए क्लेम्स। अगर आपके पास कोई क्लेम रिक्वेस्ट आई है तो विद इन टाइम फ्रेम वो हमारा क्लेम पे हो जाना चाहिए। ये सारी चीजें हमारी हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हमारा क्या होता है, क्लेम्स मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है। तो देखिए, क्लेम्स मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी है, उसके पास क्लेम आता है, तो दो चीजें होती हैं, या तो वो एक्सेप्ट करता है या वो रिजेक्ट करता है। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो क्लेम्स मैनेजमेंट के पार्ट में आता है। क्लेम्स मैनेजमेंट के पार्ट में उसे इन चीजों से गुजरना पड़ता है कोई भी क्लेम को। या तो वो क्लेम एक्सेप्ट होगा, जी हाँ एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद उसकी लाइबिलिटी डिटरमाइन की जाती है कि हम उस लाइबिलिटी को, कितनी लाइबिलिटी उसकी बन रही है, क्या वो जो क्लेम मांग रहा है उतनी पूरी लाइबिलिटी हमें उसे देनी है। अगर अगर देनी है तो ठीक, और नहीं देनी है तो कितनी देनी है, या उस क्लेम को एक्सेप्ट करने के लिए हमें क्या चीजें करनी है। क्वांटिफिकेशन होता है कि अंडर इंश्योरेंस तो नहीं हुआ था उस क्लेम, उस सम इंश्योर्ड हमारा अंडर इंश्योर्ड तो नहीं था, और अगर अंडर इंश्योर्ड था तो प्रोपोर्शनेट क्लेम दिया जाएगा। क्वांटिफिकेशन कॉम्प्लेक्स क्लेम में उसका कॉम्प्लेक्स क्लेम्स, कुछ टाइप के कॉम्प्लेक्स क्लेम्स होते हैं, जैसे लीगल क्लेम्स। अब लीगल क्लेम्स में क्या होता है, सॉरी लाइबिलिटी क्लेम्स, लीगल लाइबिलिटी जो क्लेम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि लाइबिलिटी डिसाइड होती है 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, कितने भी साल बाद होती है। तो आप क्या करते हो कि आपको पता नहीं है कि आपका आउटगो कितना होगा, तो उसके क्वांटिफिकेशन का मतलब इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी वो आपका अवार्ड होगा तो एक बड़ा शेयर आपकी कंपनी को हिट कर सकता है, ठीक है, मतलब बड़ा एक हिट हो सकता है क्लेम को लेके, और फिर वो नुकसान ना करे, इसलिए उसकी क्वांटिफिकेशन, कॉम्प्लेक्स क्लेम्स की क्वांटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके बाद आता है आर्बिट्रेशन। देखिए, प्रॉपर्टी क्लेम्स में बेसिकली होता क्या है, कई बार प्रॉपर्टी जब आप इंश्योर कराते हैं तो आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो कि हाँ ठीक है, मैं आपकी प्रॉपर्टी के लिए लाइबिलिटी ले रहा हूं, मगर इस लाइबिलिटी में मैं आपको ये नहीं बता रहा कि कितना मेरा जो मतलब लाइबिलिटी तो ले ली मैंने, मगर एग्रीमेंट नहीं किया कि भैया कितना अमाउंट मैं ऑफर कर रहा हूं। तो इस जो ऑफर कर रहा हूं तब तो आपने किया नहीं, लाइबिलिटी ले ली। तो जब लाइबिलिटी डिसाइड होगी तो कैसे होगी, आर्बिट्रेशन से होगी। आर्बिट्रेशन बेसिकली आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो गया, ठीक है। दो आर्बिट्रेटर्स हमारे होते हैं, और वो नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हमारे एक भी हो सकते हैं अगर दोनों पार्टीज एग्रीड हैं कॉमन नंबर्स पे। फ्रीक्वेंटली दो होते हैं, ठीक है, एक हमारा मतलब इंश्योरेंस कंपनी का, और एक हमारा ये इंश्योर्ड का, ठीक है। और थर्ड जो होता है वो एक अंपायर होता है, वो दोनों को देखता है कि भाई हाँ ठीक है, डिसीजन बायसनेस तो नहीं हो रहा, है ना। एक तटस्थ, एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक अंपायर भी होता है, ठीक है। बाकी जो है हमारा जो आर्बिट्रेशन की कंडीशंस हैं वो हमारी लोकेशन पे डिपेंड करती हैं, कंट्री की लोकेशन पे डिपेंड करती हैं। और जो लैंग्वेज होगी आर्बिट्रेशन की, जो यूज होगी बेसिकली वो इंग्लिश होती है ना, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में करेंगे तो हो सकता है कि पार्टीज आपस में नहीं माने, है ना, तो इसलिए कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश को ज्यादातर देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मोड्स ऑफ सेटलमेंट में प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के मोड्स ऑफ सेटलमेंट की। तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस अगर आप करा रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, वो 4 तरीके से हमारा सेटलमेंट कर सकती है। पहला है रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, भाई रिपेयर कर देगी जो चीज़ें रिपेयर हो सकती हैं, जो कुछ चीज़ें रिप्लेस कर देगी जो चीज़ें रिप्लेस हो सकती हैं, ठीक है। उस रिप्लेसमेंट जो रिपेयर और रिप्लेसमेंट जो है वो एग्जैक्ट होगा, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने हो सकता है पुराने ज़माने में जो चीज़ों से बनवाया हुआ अब चेंज नहीं आ रही हैं, वो बैन हो गई बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। बजरी नहीं मिल रही है, मटेरियल्स नहीं मिल रहे हैं, लोकल रेगुलेशंस अलाउ नहीं कर रही हैं। कॉस्ट ऑफ रिपेयर रिप्लेसमेंट हमारा जो है सम इंश्योर्ड से ज़्यादा नहीं हो सकता। रिपेयर रिपेयर और रिप्लेसमेंट जो है वो एक रीजनेबल मैनर में ही होगा,
ठीक है। और इंश्योर्ड रिस्पॉन्सिबल होगा कि भाई अगर हमें कोई रिक्वेस्टेड प्लान है, स्पेसिफिकेशन है, कोई मेजरमेंट है, तब आप उसको बताइए इंश्योरर को, तभी वो आपकी रिपेयर और रिप्लेसमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट है हमारा रीइंस्टेटमेंट। रीइंस्टेटमेंट माने जो चीज थी उसको उसी फॉर्म में लेके आना। अब देखिए, रिपेयर और रिप्लेसमेंट अलग हो गया, रिप्लेस कर दिया आपने। रीइंस्टेटमेंट का मतलब ये है कि जैसे आपकी एक फैक्ट्री है, एग्जाम्पल के तौर पे एक फैक्ट्री है, इसमें एक मशीन थी जो 5 साल पुरानी थी। अब क्या किया आपने, आपने उसको रीइंस्टेट किया। तो या तो अब जब आप उसे रीइंस्टेट कर रहे हैं तो आपका जो वैल्यू है, इस 5 साल की जो वैल्यू है, इस मशीनरी की जो वैल्यू है जो खराब हो गई, 5 साल की डिप्रिशिएटेड वैल्यू पे वो काम करेगा। रीइंस्टेटमेंट 5 साल की डिप्रिशिएटेड वैल्यू पे होगा। मान लीजिए 10 लाख की मशीन थी, अब डिप्रिशिएटेड वैल्यू 5 लाख है, तो 5 लाख में जो मशीन आएगी उससे रीइंस्टेट करेगा, ना कि 10 लाख से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी पॉलिसी होल्डर सफर करेगा लॉस या डैमेज, तो 5 ईयर ओल्ड आइटम का करेगा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या जो भी है, फर्नीचर है, तो इंश्योरर रिस्पॉन्सिबल है कॉम्पेंसेशन कितने के लिए, मतलब सिर्फ उस आइटम के एक्चुअल वैल्यू के लिए, ना कि ब्रांड न्यू खरीदते तब कितनी लगती है उसके लिए वैल्यू के लिए वो एलिजिबल नहीं है, मतलब वो जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिपेयर। भाई रिपेयर कर लेते हैं कुछ चीज़ों में, जो प्रॉपर्टी क्लेम्स है कुछ में वो रिपेयरमेंट चलती है। रिपेयरमेंट में क्या होता है कि भाई आप या तो रिपेयर कर लीजिए, रिप्लेस नहीं करना चाहते हो तो आप रिपेयर कर लीजिए, लेकिन रिपेयरमेंट के टाइम पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इकोनॉमिकली वैलिड होना चाहिए रिपेयर। ऐसा नहीं हो कि जितने की मुर्गी नहीं उससे ज्यादा का मसाला लग रहा है। कहने का मतलब कि आप जैसे अपने कोई प्रॉपर्टी क्लेम है, आप उसको रिपेयर करना चाह रहे हो, ठीक है, अब रिपेयरमेंट में आपका 10 लाख का खर्चा बन रहा है, लेकिन उस प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 5 लाख है, तो भाई क्यों करूंगा मैं रिपेयर, तो मैं नहीं करूंगा रिपेयर, इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है राइट ऑफ। जहां पे भाई, जहां पे ये रिपेयरमेंट पॉसिबल नहीं होता, वहां पे राइट ऑफ कर देना होता है। इकोनॉमिक वैल्यू किसी भी आइटम की, ठीक है, और रिपेयर कॉस्ट हमारे आइटम की ज्यादा होती है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ उस आइटम से, तो उसको उसकी एक्चुअल वैल्यू पे, ठीक है, हमें क्या करना होता है, राइट ऑफ कर देना होता है, और उतना परसेंटेज सम इंश्योर्ड का दे के हाथ जोड़ लेने होते हैं कि भाई हो गया, काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोड्स ऑफ सेटलमेंट हमारे लाइबिलिटी इंश्योरेंस की। तो जब लाइबिलिटी इंश्योरेंस है उसके मोड्स ऑफ सेटलमेंट की बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनीज क्या करेंगी, इंश्योरर क्या करेगा। देखो, इंश्योरर क्या करेगा, वो तो लाइबिलिटी पे कर देगा, लेकिन कुछ चीजें वो रिकवर करेगा। जैसे एक्सेस और डिडक्टिबल्स हैं, वो किससे इंश्योर करेगा, वो इंश्योर्ड से करेगा। हर क्लेम का कुछ परसेंटेज एक्सेस और डिडक्टिबल होता है पॉलिसी में, तो वो क्या करेगा, वो किससे रिकवर करेगा, इंश्योर्ड से करेगा। सब्रोगेशन में क्या करेगा भाई, वो थर्ड पार्टी या उसके इंश्योरर से करेगा। थर्ड सब्रोगेशन का ये मतलब होता है कि मैंने जो क्लेम दिया, इंश्योरर ने जो क्लेम दिया, समझिएगा इस चीज को, इंश्योरर ने XYZ किसी को थर्ड पार्टी को क्लेम दे दिया। ठीक है, अब क्या करेगा भाई, अगर इस उसने ये स्टैब्लिश कर दिया कि इसमें कुछ गलती आपके XYZ की भी थी, तो उसको भी क्लेम का कुछ हिस्सा लेना चाहिए, तो वो किससे रिकवर करेगा, अगर इसका इंश्योरेंस है तो XYZ इंश्योरेंस कंपनी से वो रिकवर कर लेगा कि भाई थोड़ा आप भी बियर कीजिए। इसको बोलते हैं सब्रोगेशन। जब आप लीगल राइट्स हमारे दे देते हो, इंश्योर्ड के लीगल राइट्स इंश्योरर के पास चले जाते हैं, और वो ड्यू हो जाता है भाई, अगर वो इस्टेब्लिश कर लेता है कि कुछ पार्ट हमारा जो जिसको हमने क्लेम दिया है उसकी गलती से भी लॉसेस हुए हैं, तो वो रिकवरी हमारी सब्रोगेशन के थ्रू कर दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रीब्यूशन। अगर एक प्रॉपर्टी सेम इंटरेस्ट सेम पेरिल हमारा पॉलिसी कवर कर रही है, तब क्या करेगा, तब वो कंट्रीब्यूशन में चला जाएगा। और सपोज 30 लाख रुपए क्लेम किसी एक्स वाई, तीन कंपनी थी ABC, तीनों ने क्या कर रखा था, 30 लाख के लिए उसको इंश्योर कर रखा था। ठीक है, अब जब क्लेम आया और A ने 30 लाख दे दिया, तो क्या करेगा वो 10 लाख इनसे रिकवर कर लेगा कि भाई तुमने भी इसको इंश्योर किया था, मैं अकेले क्यों बियर करूं। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन। एक कंट्रीब्यूशन से ही मिलता जुलता है री इंश्योरेंस। ठीक है, ये री इंश्योरेंस में क्या है कि अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा रखा है, री इंश्योरेंस करा रखा है, फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस करा रखा है इंडिविजुअली, तो क्या करूंगा मैं, रिकवरी अगर कुछ मेरा लॉसेज हुए तो मैं रिकवरी क्या करूंगा, जितना पोर्शन मैंने सीड किया था उस हिसाब से मैं हमारा री इंश्योरर से वापस ले लूंगा। ठीक है, तो ये हमारे मोड्स ऑफ सेटलमेंट होते हैं लाइबिलिटी इंश्योरेंस में। अब कुछ आते हैं हमारे क्लेम रिलेटेड इश्यूज और प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। क्लेम रिलेटेड इश्यूज में देखिए दो बेसिक इश्यूज हैं कि एक्सग्रेशिया पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। कई बार हमारा हमारा इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, वो अपनी गुडविल को मेंटेन करने के लिए एक्सग्रेशिया पेमेंट कर देती हैं, हालांकि पॉलिसी कंडीशंस
वो अलाउ नहीं कर रही है पेमेंट्स को, लेकिन अपनी गुडविल मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कुछ कभी कभी कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो सालों साल 10-10 साल से पॉलिसीज ले रहे हैं, लेकिन वो कभी भी क्लेम नहीं उठा रहे। अब एक बार क्या हुआ कि उन्होंने 10 साल से किया, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी अंडर इंश्योरेंस में आ गई, तो कंपनी वैसे तो नहीं दे सकती, बट हाँ, सीनियर ऑफिशियल्स के साथ मिल के बैठ के डिसाइड करके वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ चलो इसको हम दे सकते हैं 10 साल, एक एक हमारा गुडविल है इसके साथ, इसने 10 सालों से क्लेम नहीं लिया, इस बार इसके साथ ऐसी आपदा आ गई, तो हम एक उसको एक्स ग्रेशिया पेमेंट के तौर पे हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। नेक्स्ट हमारा क्लेम फ्रॉड और फ्रॉड प्रिवेंशन की बात होती है। देखिए, फ्रॉड्स क्लेम में बहुत होते हैं। क्लेम्स में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो अब तो चीजें आधार लिंक हो गई हैं, बहुत सारी चीजें मतलब जमीनी स्तर पे आ गई हैं, लेकिन फ्रॉड फिर भी बहुत सारे मॉरल हैजार्ड्स हो रहे हैं। ठीक है, और फ्रॉड प्रिवेंशन मैकेनिज्म को लाने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, फ्रॉड फ्रॉड प्रिवेंशन मैकेनिज्म बेसिकली कुछ और नहीं है, हमारा जो आईटी सिस्टम है उसकी एनेबलमेंट की बात होती है इसमें, कि भाई फ्रॉड आईटी सिस्टम, हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं वो हाईलाइट कर दें भाई पोटेंशियल फ्रॉड। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया उसमें बना दीजिए कि हाँ, अगर सम इंश्योर्ड ऐसे बढ़ रहा है, या एक रेगुलर आप रूटीन वे में क्लेम्स आ रहे हैं किसी पॉलिसी के, तो वो हम देख सकते हैं। ठीक है, इंटरनल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बनना चाहिए। ठीक है, हम एक्सटर्नल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लेम्स डेटा अगर हम अदर कंपनीज के साथ शेयर कर रहे हैं, शेयर डेटा बेसिस में, तो हम उसमें क्या नाम है जान सकते हैं कि वो क्या प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं, है ना। और ये सारी चीजें हैं। तो फ्रॉड हमें क्या करना होता है कि एक कांस्टेंट चैलेंज है बेसिकली हर इंश्योरर का, कि हमें मिनिमाइज करना है अपने फ्रॉडुलेंट क्लेम्स को, और डिजायर्ड लेवल ऑफ सर्विस भी देनी है। ऐसा नहीं है कि हम 90% लोगों को रिजेक्ट ही कर रहे हैं, हमें सिर्फ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना है। तो वो एक चैलेंज है, एक इशू है कि भाई क्लेम्स को हमें फ्रॉड और फ्रॉड प्रिवेंशन को कैसे हमें इसमें रोकना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की कि मैं वो सारी चीज़ें कवर कर पाऊँ, है ना। फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूं, है ना। फिर भी आप एक बार बुक से ज़रूर पढ़ें, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, बहुत ज़्यादा तो मुझे भी नहीं आता, बट हाँ, मैं जितना मुझे आता है मैं सोचता हूँ कि उसको ईजी लैंग्वेज में मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। एंड आप लोगों के फीडबैक को मैं देखता हूँ, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। पर इन दिनों मैं कुछ थोड़ा अपने पर्सनल मैं बिजी था, मेरे कुछ एग्जाम्स थे वो मैं दे रहा था, जिसकी वजह से वीडियोस हॉल्ट पे थे। आप लोगों की तरह मैं भी जॉब करता हूँ, नौकरी करता हूँ, तो समय उतना मेरे पास नहीं मिलता। हालांकि कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी फेलो के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर दूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।